हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में मैग्नेटिज्म और मैटर का कुछ पार्ट है जो हम लोगों ने देखा था। उसमें जो फार्मूला वगैरह जो भी हम लोगों ने पढ़ा है और इवन दैट कि उसमें हम लोगों ने डेराइव भी किया है फार्मूला को। और डेराइव करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में जो होता है उसका डेरिवेशन पूछता है, तो उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, हर हाल में उसे ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। हम उस फार्मूला पर आधारित कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को आज पहले कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज का जो टॉपिक होगा अपना, यानी कि जो हम लोगों का जो टॉपिक बचा हुआ है मैग्नेटिज्म और मैटर में, हम लोग उन टॉपिकों को देखेंगे। उसके बाद मैटर के प्रॉपर्टी पर आएंगे, यानी पदार्थ का जो गुण होगा उसके ऊपर आएंगे। चुंबकीय गुण की बात कर रहे हैं हम। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक दो बार आपके सामने हम वो तमाम फार्मूला को चाह रहे हैं कि वो फार्मूला आपके सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद होगा मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला था वो था पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर इसी को आप बोलते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल दो, वो भी चलेगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक और बात जो हम लोग पहले भी हालांकि इसमें मेंशन कर चुके हैं लेक्चर में, कि मैग्नेट जो होता है ना वो एक ध्रुव का नहीं होता, मोनोपोल नहीं होता। उसमें जब भी बात किया जाता है तो द्विध्रुव की बात किया जाता है, यानी कि उसमें जब भी होगा तो डुअल पोल का चर्चा होता है। सिंगल पोल का मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ रहे हो ना। चार्ज में ऐसा नहीं होता था, प्लस चार्ज अलग हो सकता है, माइनस अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है किसी मैग्नेट में एक साथ हमेशा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। एक तो ये फार्मूला था जो हम लोगों ने अच्छा से इसको देखा था, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर एक और फार्मूला शायद आपको अगर याद हो तो इसी के बराबर एक और फार्मूला था, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर IA। और अगर नंबर ऑफ जो टर्न जो था वो अगर हो n, तो हम लोग वो भी n से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये भी एक फार्मूला था। करंट एरिया, वो जो एक पूरा का पूरा जो एक क्लोज लूप था उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो मैग्नेटिक मोमेंट इस पर आता था, वो उसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हम लोग निकाले थे क्या चीज़? बल आघूर्ण, यानी टॉर्क, बल आघूर्ण, है ना। तो मैग्नेटिक टॉर्क जो था वो कितना आया था? M क्रॉस B वेक्टर, या इसी चीज़ को लिख दो MB साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला आया था, ध्यान है। तो ये हम लोगों ने टॉर्क निकालने के लिए ऐसा फार्मूला निकाला था और इसका इस्तेमाल किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने निकाला था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी थीटा के लॉ, है ना, थीटा के अनुसार। तो इसमें हम जो लाए थे वो था मैग्नेटिक मोमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे अगर लिख दें, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस थीटा। इस फॉर्मेट में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। हालांकि इसमें एक और फार्मूला आया था, आपको अगर याद हो तो, माइनस मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद था मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ऐसा। और थीटा के टर्म में हम ले रहे हैं, उसके करस्पेंडिंग ले रहे हैं, तो हम लोग cos थीटा भी लगा करके ऐसा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, है ना। माने अल्टीमेटली cos थीटा 2 में से cos थीटा 1 घटाओगे तो cos थीटा का ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा बीच में, तो इसीलिए हम उसको cos थीटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी एंगल घटा। जैसे अब बोलेगा कोई कि 60 डिग्री में से हमको घटाना है 30 डिग्री, तो ऐसा टाइप का कुछ दे रहा होता तो हम लोग एक थीटा लेते हैं और एक को आधार मान लेते हैं और उसके बाद हम वो एंगल का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ तक ये फार्मूला देखे थे। एक और लास्ट फार्मूला था, जब चुंबक को हम लटकाते हैं तो उसका टाइम पीरियड बराबर जो फार्मूला आया था वो आया था 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू डिवाइड बाय M इंटू B। M का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से, यानी ये आपका जो था ये क्या चीज़ था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन, जैसे बोलते हैं ना जड़त्व आघूर्ण,
है ना। तो घूर्णन गति में जो विरोध कर रहा होता है जड़त्व, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो ये वाला टर्म जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिकली कुल मिलाकर के हम लोगों ने पिछले क्लास तक जो लेक्चर समाप्त हुआ है वहाँ तक इतना फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है। अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होगा इस पैटर्न पर, यानी इस फॉर्मूला पर आधारित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम लोग कवर करते चले, और उसके बाद जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, इतना फॉर्मूला तो आप सब याद रखना, हर हाल में इसको याद रखना। हम लोग क्वेश्चन अब जो एनसीईआरटी का इसी चैप्टर का, यानी हमारे ख्याल से एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 है ना, शायद 5 ही है, देख लेना आप लोग, 4 या 5 ऐसा ही कुछ है। तो हमारा ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो बातें हैं उस पर हम लोग अब न्यूमेरिकल बात करने वाले हैं। तो आप अपना किताब सामने पकड़ लीजिए, एनसीईआरटी का किताब आप सामने रखिए, और हम जो है उसका कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.3 है ना, क्वेश्चन नंबर 5.3। इसमें बोला है एक छोटा चुंबक जो एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान एक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, इसका वैल्यू दे रखा है 0.25 टेस्ला, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल जो दे रहा है वो है 30 डिग्री। अब बोला है पर 4.5 इंटू 10⁻² जूल का बल आघूर्ण, यानी टॉर्क डेवलप होता है। तो टॉर्क कितना का डेवलप कर रहा है, 4.5 इंटू 10⁻² जूल, है ना। जूल भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमसे बोल रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण जो होगा उसका परिमाण कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप इस पूरे डाटा को देख करके स्पष्ट समझ सकते हैं कि टॉर्क वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन करने के लिए, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है एनसीईआरटी का जो 5.3 क्वेश्चन नंबर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। तो यहाँ से चूंकि टॉर्क बराबर तो हम फॉर्मूला जानते ही है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ये आया था फॉर्मूला। तो यहाँ से देख लीजिए टॉर्क का वैल्यू दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक मोमेंट हमें चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दीजिए 0.25 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 30 डिग्री। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, बाकी जैसे है वैसे उतार दो, बराबर मैग्नेटिक मोमेंट इंटू 0.25 इंटू इसका वैल्यू अगर लिखोगे तो 1/2 आता है ना, और हम इसको दशमलव हटाएंगे तो ये नीचे में 100 आएगा। वैसे ये दोनों को काट सकते हो आप, लेकिन ऐसा मत करो, इसको हम एक काम करते हैं कि हमारा ये जो टर्म जो दे रखा है हमारे ख्याल से +2 है या -2 है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो है -2 था, है ना। हम इसको +2 कर लिए, इसको आप कर लीजिएगा अपना, है ना। -2 था तो इसको -2 आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ से हम इस 100 को इधर ले जाएंगे और बाकी टर्म जो होता है इसको अगर इधर ले जाए, बाकी टर्म को भी अगर हम उधर ले जाएं तो देखिए m बराबर क्या आएगा, m = यहाँ से आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 4.5, ये 2 भी उधर चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻² इंटू 100 और बट्टा ये वाला टर्म जो है नीचे चला आएगा 25। तो अब हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हटाएंगे तो नीचे में 1 0 आ जाएगा, वैसे 100 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, 1 0 से ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 9/25, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 पॉइंट अगर बैठा दो तो 90, यानी कि 25 थी आप 75 और बचेगा आपका 15, यानी कि फिर दशमलव की वजह से 0 बैठाओगे तो 6, यानी हमारे ख्याल से 0.36 इतना जो आएगा, और इसका जो था एम्पियर मीटर स्क्वायर था ऐसा ही मात्रक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग 5.3 नंबर जो क्वेश्चन है इन प्रश्नों को हम लोग इस तरह से
हल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर अपना इसको उतार लो, जैसे भी आप लिखना चाहो आप इसको लिख लो। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, इसको मिटा के। क्वेश्चन नंबर 5.4 पर आते हैं हम लोग, और इसमें देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है और क्या हमसे मांग रहा है। इसमें बोला है कि चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका वैल्यू हमें दे रखा है 0.32 जूल प्रति टेस्ला या जूल टेस्ला इनवर्स। एक छोटा क्षण चुंबक जो है उसको चुंबकीय क्षेत्र 0.15 टेस्ला यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि क्षण को स्वतंत्र फ्री छोड़ दिया जाए तो हमको क्वेश्चन जो बोला है उसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है कि अस्थाई संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा है अनस्टेबल यानी अस्थाई इक्विलिब्रियम। दोनों स्थिति में हमको निकालना क्या चीज़ है? दोनों स्थिति में हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान में होगा? इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला है निकालने के लिए। ये बराबर कितना होगा हमसे कहा है कैलकुलेट करके बताइए। चलिए तो हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। अब पहली बात ध्यान से सुनना, बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना है और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चुंबक को छोड़ दिए। अगर इस चुंबक को इस चुंबकीय क्षेत्र में स्टेबल माना जाए तो स्टेबल कब होगा ये बताइए। और दूसरी बात, इस स्थिति में ये भी बताइए कि उस चुंबक का जो स्थितिज चुंबकीय ऊर्जा होगा वो कितना होगा, यानी यू थीटा कितना होगा, ये पूछ दिया है। फिर दूसरा स्थिति में वही प्रश्न, खाली बस क्या किया, अनस्टेबल होगा यानी अनस्टेबल संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तब बताइए इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और अनस्टेबल सिचुएशन कब होगा, ये पूछा है। तो इतना तो आप भी समझ रहे हो कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मान लीजिए ये अपना जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लोगों ने एक जो चुंबक लिया है, इस चुंबक का भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इधर से निकला इधर के तरफ गया। यानी सीधा तौर पे अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सब अगर एक डायरेक्शन में हो, इधर से गया तो वो एडजस्ट कर लेगा। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे हो, अगर ऐसा हो, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोग अगर ऐसा कहें कि अगर नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर का वो इधर है तो बाकी बात जो होगा सब उल्टा काम करेगा, क्योंकि अंदर जो होता है इधर होता है तो ये वाला इधर चल रहा होता है। तो अंदर जो प्रभाव डालता है ना वो ये वाला डालता है, बाकी इसका अपना प्रभाव तो बाहर की ओर होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं तो अंदर वाला जो टर्म होता है इसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और चुंबक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो यानी सिमिलर डायरेक्शन में हो, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल। तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये पैरेलल होगा, समानांतर होगा, समांतर होगा, उस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसको स्टेबल कर देगा, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट जो होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री है ना। तो इस स्थिति में यानी कि पहला पोजीशन जो है, पहला का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में जो इसका U होगा यानी कि इसका जो एनर्जी होगा, तो एनर्जी बराबर तो फॉर्मूला आप जानते हो mb cos थीटा। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो m का वैल्यू कितना है 0.32, b का वैल्यू कितना है 0.15, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो चलिए यहाँ से u थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉरी माइनस छूट गया, माइनस लगा के रखना। इसको अगर सॉल्व किया जाए cos 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे ख्याल से यहाँ से 32 और 15, 5 दूना 10,
5 तिया 15 और 1 16, सही है। 2 और 3 0, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 8, ये 4। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे में जो है यहाँ से अगर लिखा जाए तो इसको एक काम करो, दशमलव हटा दो, तो नीचे में 4 शून्य आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, 48 0 4 शून्य नीचे में है ना, ये एक काट दो तो हमारा यहाँ से u थीटा जो आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻²। और ये चूँकि एनर्जी है तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या चीज़ में, जूल में। तो एक तो हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा, इतना तो आप समझ ही रहे हो, एक आंसर ये होगा। लेकिन ये कब होगा, जब स्टेबल में होगा तब। अब दूसरा भी चर्चा कर लो आप, हालांकि अब दूसरा को सॉल्व करना ज़्यादा भारी काम नहीं रहा। तो जब हम लोग इसके अनस्टेबल होने की बात करें तो मैग्नेट का जो फील्ड होगा वो उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस केस में ये जो हो गया, जब ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है यानी कि प्रति समांतर या असमांतर, उस केस में ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो फिर वही कहानी होगा, यानी चूंकि u बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस mb cos थीटा, तो फिर वैल्यू रखो माइनस m का वैल्यू कितना 0.32 इंटू 0.15 इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस, बाकी कहानी वही रहेगा 0.15 इतना जूल। इसका मतलब फिर से सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। और ये भी हो गया हमारा आंसर। खाली बस क्या है कि इसके आगे अब प्लस लग गया, इससे पहले इसके आगे क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था। तो हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.4 है, इसको हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप लोग अपना नोट कर लो, या जैसे भी आप इसको लिखना चाहते हो आप इसको लिख लो। ओके, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5.8 पर। और भी बीच में क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिएगा, बना के बन जाएगा आप लोगों से, है ना। हम क्वेश्चन नंबर 5.8 पर आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये सब चीज़ अगर फार्मूला पर बैठा दे, फिर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको बनाने हैं खुद से भी, है ना। तमाम क्वेश्चन हम ही सब सॉल्व कर देंगे तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन बीच में जो है वो क्वेश्चन आप बनाओ, नहीं बने तो फिर आप पूछ सकते हो। माने ज़रूरी नहीं है कि वो भी चीज़ जो है साइड ही कर देना है, उसको पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल दो कमेंट सेक्शन में कि एनसीईआरटी का इतना नंबर क्वेश्चन, तो हम आपको फिर अगले क्लास में उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन चल रहा है। 5.8 बोला क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, आप इसको समझ लो पहले। एक परिनालिका है, सोलेनॉइड है, जिसमें 2000 फेरा तार जो है लपेटा हुआ है पास पास, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2000 है, इस तरह से दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, यानी एरिया जो है सोलेनॉइड का, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर दे रखा है। और इसमें प्रश्न में बोला है कि ये जो सोलेनॉइड है, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो करंट का वैल्यू है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का धारा जो है इससे प्रवाहित हो रहा है। तो इसके केंद्र से पकड़ करके ऐसे, अगर मान लो ये सोलेनॉइड है तो केंद्र से ऐसे इसको लटका दिए। तो इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा है कि बताइए इस परिनालिका का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी m का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन इसी में पूछा गया है वो ये है कि परिनालिका पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, जो बल होगा, वो कितना होगा, और साथ में इसका जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क क्या, टॉर्क ही होता है सिर्फ, टॉर्क जो होगा, ये टॉर्क यानी बल आघूर्ण का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, यदि इफ
इसमें एक चीज़ मेंशन कर दिया है, इफ इसमें जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला है, जो कि थीटा बराबर 30 डिग्री एंगल पर काम कर रहा है। तब हमसे बोल रहा है कि टॉर्क बताइए इसका कितना होना चाहिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए डाटा यहाँ से भी लेना है और इधर का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन इस प्रश्न में तो एंगल का वैल्यू आया नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट जो है पहला जो है ए का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो चूंकि एम मैग्नेटिक मोमेंट बराबर करंट वगैरह को लेकर के जो फार्मूला था अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, आई ए, और अगर एन है तो एन भी हम इसमें लगाते हैं, नहीं तो एन का वैल्यू 1 होता है तो 1 हम रख लेते हैं। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू कितना है 4 एम्पियर, ए का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 और एन का वैल्यू है 2000। अब चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देख लीजिए 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, एक काम करते हैं 3 शून्य से इसको साफ कर देते हैं। 3 शून्य से इसका जो है कुछ वैल्यू घटेगा, तो हम यहाँ पर इसको खाली 2 लेते हैं इंटू 10⁻⁻1। अब इसको हटाओगे तो 1 शून्य और आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा, तो हम यहाँ से 4 दूना 8 और 16 8 128 गुने 10 के पावर -2 कर ले, या इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहो तो 1.28 और ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रश्न है इसका पहला जो पार्ट है उसको हम लोग हल कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बी नंबर पार्ट पे। तो बी नंबर पार्ट में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स निकालना है। तो आप याद कीजिए, जब हम लोग एक इस तरह का फील्ड लेते हैं और इसके अंदर में हम लोग जब मैग्नेट लेते हैं इस तरह से, तो इसके ऊपर एक ऊपर फोर्स लगता था, एक फोर्स नीचे लगता था, याद होगा आपको, नॉर्थ और साउथ की वजह से। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नॉर्थ लिए और यहाँ पर साउथ लिए, तो नीचे लगेगा, ये नॉर्थ ऊपर लगेगा, तो नेट फोर्स अगर बात करोगे तो नेट फोर्स तो 0 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। एंगल जो है दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, इसकी वजह से इसमें टॉर्क होगा, लेकिन इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक प्रश्न जो है पहला प्रश्न नेट फोर्स बराबर कितना, तो ये 0 होगा, लेकिन टॉर्क जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो टॉर्क बराबर फार्मूला क्या था, mb sin थीटा, यही ना था। तो टॉर्क बराबर m मैग्नेटिक मोमेंट कितना लाए हैं 1.28, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो अब जब इसको हल किया जाए तो टॉर्क बराबर, इसको हल करो मल्टीप्लाई करो तो 128, थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 128 75 75 है, तो 8 5 40 14 5 1 6 8 7 56 7 दूना 14 और 5 19 और ये हो जाएगा 8 0 0 9 6 15 1 16 और ये हो जाएगा 9, यानी 9600। तो थोड़ा सा आप लोग अपना समझ लेना है इसको। हम लोग अगर इसको हटा दें नीचे में 3 शून्य आ जाएगा, है ना, तो 9600 बट्टा में 3 शून्य, यहाँ से होगा 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा हाफ। अपना इसको देख लेना, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होगा तो उसको आप लोग अपना सही कर लेना, हमारे ख्याल से तो यही आना चाहिए अभी तक। चलिए अब इसको और इसको हटा दो, कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 48, सही है। टॉर्क बराबर अब जो है ये वाला चीज़ नीचे अगर लाओगे तो 0.048 और इतना जूल या न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.8 जो है इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए एक और प्रश्न है जो हम लोग देख लेते हैं, इसी में एनसीईआरटी का जो एक और प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको
इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो तब तक यहाँ तक आप लोग कवर कीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.9 हम इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये 16 है, और वृत्ताकार कुंडली है तो इसका रेडियस दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसमें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का जो वैल्यू है 0.75 एम्पियर का करंट इससे पास करे, और हम लोग इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो दे रखा है हमें 5 × 10⁻⁻² टेस्ला, और ये बाहर से दिया गया मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें उसको लटकाते हैं, और जैसे ही इसको, जैसे होता है ना कि ये एक मैग्नेट है, मान लेते ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका जो सेंटर है हमको बोला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों तरफ घुमाने के लिए अगर स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो वह अपनी अस्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2 प्रति सेकंड की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 प्रति सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू, ये दे रखा है 2 प्रति सेकंड, इतना हमको दे रखा है। तो बताइए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जड़त्वाघूर्ण जो होगा वो कितना होगा। जड़त्वाघूर्ण आई को हम बोलते हैं, यहाँ पर आई का मतलब करंट होगा, ध्यान रखिएगा। इसको स्मॉल मान लेते हैं ताकि ध्यान रहेगा। स्मॉल आई का मतलब करंट और कैपिटल का मतलब जड़त्वाघूर्ण, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको देखिए प्रश्न में बोला क्या है कि इसको अगर लटका करके, जिसे होता है ना कि इसको लटका करके अगर छोड़ दिए, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिए, घुमा करके छोड़ दिए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसको इधर उधर करेगा, बैलेंस करेगा इसको, है ना। ऐसे करते 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 इसको बैलेंस करेगा। तो हमको बोला है कि जब ये इधर उधर करेगा तो उस समय इसका कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सर्किल है तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो एक चीज़ तो हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो एक ही फॉर्मूला था। क्या होता था फॉर्मूला, चूँकि टी बराबर आप लोग भी पढ़े हैं 2π/√i/m/b। इसके अलावा आपके पास खासकर मैग्नेटिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं आया है आपके सामने। तो इसमें देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहले तो हमको चाहिए टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको आवृत्ति दे रखा है, तो आवृत्ति से टाइम पीरियड निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, यहाँ से हमको मैग्नेटिक मोमेंट भी चाहिए, और तब जाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको कई काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ से टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, पहले इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा जो टाइम पीरियड जो होता है ये बराबर क्या होगा, 1/न्यू, या न्यू बराबर होता है 1/ टाइम पीरियड, एक ही बात है। तो यहाँ से टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्रति सेकंड है तो सेकंड हो जाएगा ये, तो t बराबर हो जाएगा 0.5 सेकंड। तो एक तो वैल्यू हमारा आ गया। चलिए इसका कहानी खत्म। मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है, हमको चाहिए क्या चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट, ये चाहिए। और मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या था, IA/L। चूँकि करंट का चर्चा चल रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। करंट कितना है, 0.75, इसको स्मॉल में ही रखो, IA और N। तो A का वैल्यू, एरिया तो नहीं पता, तो एरिया क्या होता है, πr²। R का वैल्यू कितना, 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दिए, और N का वैल्यू है 16। तो चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन हल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 75/100, इसको 25/7, इसको लिखो 10 × 10 और × 10⁻⁻4 × 16। क्लियर है, ये दोनों तो ऐसे भी गया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा हल उल कर लेते हैं इसको। तो कितना जाना चाहिए, 16 को पहले हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सबको एक साथ हम कैलकुलेट करते ही चलते हैं।
16 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 30, 3 आएगा, 7 6 42, 42 और 3 45, 45, 5 7 0 10 7 4 11 12, यानी 1200। हाँ सही है, 1200 आ रहा है। इसको हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 12 दूना 24, 0 0 12 दूना 24, तो अपना यहाँ से कितना आ रहा है ये। अब इसको हम लोग क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 है ना, 7 7 49, ठीक है, फिर 7 7 49, 7 1 7, .7 चौक 28, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 3771.4 इंटू 10⁻⁻⁴। हम उन तमाम चीज़ों को मिटा देते हैं, देख लेना अपना कैलकुलेशन। हम इसीलिए कैलकुलेशन करते चले हैं ताकि आप भी जो है ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल वगैरह चलाने का तो अलाउड है ही नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें और इसमें अगर 10⁻⁻⁴ से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0.37 अप्रॉक्सीमेट ऐसा मान लेते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, इसके आसपास आ जाएगा। या इसको अगर आप 38 मान लो तो और अच्छा रहेगा, 0.38, क्योंकि ये जो है 771 ऐसे करके जा रहा है, तो इसको 0.38 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अब जो है टोटल जितना भी चाहिए रिक्वायरमेंट था वो तमाम चीज़ें जो है अब निकल के बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल करें और इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टी का वैल्यू 0.5 इक्वल टू 2 पाई/√i डिवाइड बाई m का वैल्यू यहाँ से 0.38, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उधर से लीजिए, किधर गया, यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻²। अब दोनों साइड क्या करें हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो जाएगा तो i बट्टा 0.38 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है बात? चलिए i इज इक्वल टू बाकी सारा टर्म को इधर कर लो, तो 0.25 इंटू 0.38 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² बट्टा यह आ जाएगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करें, पाई के स्क्वायर को एक काम करते हैं 3.14 इंटू 3.14 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। तो हमने इसको हल किया है, आप लोग अपना हल करके देख लेना, है ना, ताकि ये वाला चीज़ जो है आपको भी थोड़ा संतुष्ट कर ले। हम इसको हल किए हैं, हमारा जो इसका वैल्यू जो सॉल्व हो करके जो आया है वो वैल्यू आया है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आया है, हम जो सॉल्व करके लाए हैं। आप लोग भी अपना इसको हल करके देखना, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, हम चाहते हैं कुछ समय बचे इधर, तो इसीलिए हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेटिव वैल्यू जो है वो उठा करके रख दिए हैं। आप लोग देखिएगा अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास जो है आपका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न जो हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग हल कर सकते हैं। कारण आपको बता दें कि अगर आप फार्मूला सिर्फ जानते हो और एप्लीकेशन नहीं पता है तो फिर समस्या खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है थोड़ा क्वेश्चन वगैरह को हल करने में किया कीजिए। क्लियर है बात? तो आइए अब हम लोग इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और थ्योरेटिकल पार्ट में आगे क्या बढ़ावे किसको, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, याद होगा आपको कि डाइपोल जब आ गया तो यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक डाइपोल आ गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल आ गया तो डाइपोल के कारण
मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो निकाला जा सकता है एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर ऐसे करके। हालांकि हम चाहते थे कि अगर आप इस चीज़ को खुद से भी निकाल सको तो और अच्छा रहेगा, लेकिन पहले हम इसको निकाल देते हैं, फिर एक क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग अपना कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग, हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसकी वजह से हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आपको याद होगा चुंबक के अंदर में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक मिडिल पॉइंट होता है। इस मिडिल पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु इसको बोलते हैं, और यहीं से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि एक्सियल पोजीशन पर निकालना है, तो एक्सियल मतलब इसी अक्ष पर, या तो इधर जाइए नहीं तो उधर जाइए। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग अगर इसका इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेते इसके ठीक ऊपर ले ले, एनी पोजीशन में तो कहीं पर भी, तो एनी पोजीशन वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। बाकी हम दो चीज़ का जो है कैलकुलेशन हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन होगा एक्सियल पोजीशन पर, यानी अक्षीय स्थिति पर। इसी को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। तो इसके ठीक इधर वाला लाइन पे जाओ, चाहे उधर किसी भी पॉइंट पर ले लो। मान लेते हैं इस पॉइंट P से यानी मिडिल से इसका जो दूरी है वो x दूरी पर है, एक पॉइंट Q। इसी पॉइंट पर इस मैग्नेट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमको बोला निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर वही जो बातें बोला जाता है वही चीज़ यहाँ पर माना की जाना कि मैं थोड़ा सा लिख दो तो मार्क्स जो होता है वो एक्यूरेट आपको मिल जाता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। तो आपको ये वाला बात जो है ज़रूरी नहीं याद नहीं करना है, ये सब चीज़, ये चीज़ें जो है सो अपने तरीका से आपको लिख देना है। माना कि एक चुंबक है जिसका प्रभावी लंबाई 12 है, ध्रुव प्राबल्य P है, तो बताइए अक्षीय स्थिति पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, तो वही चीज़ हमें निकालना है। तो एक चीज़ आप भी जानते होंगे, एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, है ना, ध्रुव प्राबल्य, और ध्रुव प्राबल्य हम लोगों ने P माना है, और डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला का प्रयोग करके, ठीक है, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके एक बार नॉर्थ पोल के कारण, एक बार साउथ पोल के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो आपको याद होगा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउट होता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड इन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेट होगा, ये जो होगा, एक जो होगा ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, एक जो होगा ये बाहर की ओर लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा एक बाहर की ओर होगा नॉर्थ के कारण, और एक जो होगा साउथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी अंदर वो खींचेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सबसे पहले नॉर्थ पोल, एन पोल आप समझ जाइएगा, एन पोल, है ना, एन ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक तो हमारा जो नॉर्थ पोल है इसके कारण अगर निकालेंगे, यही फार्मूला लगा के, ध्यान रखना फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला में बदलाव नहीं करना है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यह आएगा μ0/4π, और पोल स्ट्रेंथ तो हम लोगों ने P ही रखा है, डिवाइड बाय दूरी। तो दूरी में थोड़ा सा अंतर है। दूरी देखिए, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है हम लोगों ने L माना है, इसलिए शुरू में 12 लिखे थे, याद होगा आपको, है ना। तो इसको L माना है, इसको अगर x माना है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x माइनस L, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। स्क्वायर यहाँ पे है, फॉर्मूला में है। अब हम लोग फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक तो निकल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S पोल,
मतलब साउथ पोल, एस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो साउथ पोल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर इसके लिए निकालोगे तो म्यू 0/4πp और डिवाइड बाई दूरी चाहिए, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम फिर से। तो दूरी चाहिए तो अब तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक है l और यहाँ से फिर है x। तो हम क्या करें, इसको लिखेंगे x + l का होल स्क्वायर और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमको Q पॉइंट पर जो है नेट वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, बिंदु Q पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें निकालना है। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो नज़दीक में ये है तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हम क्या करें, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल का घटा देते हैं, किससे, साउथ पोल से। और यहाँ पर नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल का वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे, तो एक्सियल पोजीशन पर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालना था उसका फॉर्मूला जो होगा वो निकल करके बाहर आ जाएगा। इतना बात तो आप समझ रहे हो। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपना रोक करके या जैसे भी चाहो आप इसको उतार लो, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए, नेट हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू को उठा के रखना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से सबसे पहले 1 का रखोगे, म्यू 0/4πp ओवर x - l का होल स्क्वायर, माइनस फिर हम साउथ का रखेंगे म्यू 0/4πp ओवर x + l का होल स्क्वायर। सही लिखे हैं। अब इसमें पहले तो हम लोग कॉमन करेंगे कुछ टर्म को, जो टर्म कॉमन होने वाला है उसको p भी कॉमन हो जाएगा, बट्टा 4π भी कॉमन हो जाएगा। इसके अंदर बचेगा क्या, 1/x - l का होल स्क्वायर माइनस 1/x + l का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो म्यू 0p का मतलब ध्रुव परावल्य, ठीक है, 4π। अब इसको सॉल्व किया जाए, दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो सीधे तौर पर x² - l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो x + l का होल स्क्वायर माइनस x - l का होल स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ दोगे तो थोड़ा ये काम जो है हमारा आसान हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जो है से तोड़ कर देखते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। ये तो नीचे वैसा ही रहेगा, x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो ये तो x² + l स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पर प्लस 2xl माइनस, अब देखो माइनस टोटल में जो इसके अंदर माइनस वाला टर्म आएगा वो प्लस में, और जो प्लस वाला आएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो x², ये प्लस में आया था तो माइनस l स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा। लेकिन -2a भी आता है तो इसको प्लस में कर लेंगे 2x × l, ठीक है ना। माइनस को एक साथ ले जा करके हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहले तो आप इसको और ये कट जाएगा, इसको काट लो। म्यू 0 × p डिवाइड बाई 4π, इन दोनों को सॉल्व किया जाए 4xl बट्टा x² - l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये हमारा नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी आया है।
है ना। अब अभी इसको पूरा का पूरा हल नहीं किए क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में हमको इसको लिखना पड़ता है। हम उस टर्म में लिख दें तब जो आएगा वो हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोग नोट कर लिए हो। अब इसके बाद ये जो आया, जहाँ तक आया यहाँ से हम लोग अब हल करने वाले हैं, है ना। तो इसमें आप एक काम कीजिए, क्या 4 को, जो ऊपर में 4 है, इसको 2 × 2 में हम तोड़ सकते हैं? इसको तो तोड़ ही सकते हैं ना। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं, बराबर μ0/4π। थोड़ा ध्यान से देखना, हम इसको तोड़ रहे हैं। P × 2L × 2x बट्टा x² - L² का होल स्क्वायर। ये जो था 4 जो था 4, इसको 2 × 2 के फॉर्म में तोड़ दिया, एक L के साथ रख दिया और एक यहाँ पर x। इससे फायदा होगा, P × 2L बराबर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो हम यहाँ से उठा करके इसका वैल्यू रख देते हैं। तो नेट जो आएगा वैल्यू μ0/4π, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, 2 भी इसके आगे लगा दो, बट्टा x² - L² का होल स्क्वायर। x भी इसके साथ रहेगा और साइड में लिख देना अपना, चूंकि m बराबर क्या होता है, P × 2L होता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से मान के चले, इफ यदि x का वैल्यू बहुत बड़ा हो कंपैरिजन टू L से, देन क्या होगा, L² तो चला जाएगा और छोटा, टेंडिंग टू 0। हेंस इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π 2m × x बट्टा x² -0 इसका पावर 2। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगा μ0/4π, और ये जो सॉल्व होगा तो एक काम करो, x के पावर 4, 2 × 2 x के पावर 4 और एक x खत्म हो जाएगा। तो सीधे तौर पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर x का पावर 3 नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से ये हो जाएगा x का पावर 3, और ये हमारा हो गया क्या चीज़, फॉर्मूला, है ना। ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये एक्सियल पोजीशन पर किसी मैग्नेट के कारण, किसी चुंबक के कारण, यानी उसके डाइपोल जो होता है, यानी दोनों ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एक्सियल पोजीशन पर, ध्यान रखिएगा, एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए ये फॉर्मूला आया। और ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा, साथ में हमको डेरिवेशन भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन करना तो ज़्यादा कठिन काम है ही नहीं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये तैयार रहेगा, है ना। अब एक इक्वेटोरियल पोजीशन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम इक्वेटोरियल वाला भी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति पर। हमारा जो इक्वेटोरियल पोजीशन है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब आपको याद होगा, मैग्नेट के ठीक ऊपर वाला पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो हमने माना है कि एक मैग्नेट है, उसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के बीच का जो दूरी है 12 और आधा आधा बांट दिए L। मान लेते हैं P जो पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट Q है जिसके बीच का दूरी x है। इस पॉइंट पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चूँकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तो हमारा वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो भी जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालें। देखिए, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो बाहर की डायरेक्शन में होता है, बाहर के डायरेक्शन में होगा। साउथ पोल के डायरेक्शन वाला जो होगा वो अंदर की ओर होता है, ये अंदर की ओर होता है ना। अगर ये थीटा एंगल है तो मान लीजिए तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल पर होगा, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पर है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसका इस तरह से अगर हम लोग एक लाइन खींच दें यहाँ पर, तो दोनों के बीच का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इधर से बीच से निकलेगा। क्लियर है बात। तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। पैरेलल लाइन जो होता है काटता है तो दोनों बराबर एंगल पर, और ये एकांतर कोण से क्या होगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका अगर हम लोग कंपोनेंट निकाले तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। और याद रखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का बराबर ही है, तो इसका जब कंपोनेंट एक इधर लाओगे तो ये हो जाएगा b sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये हो जाएगा b cos थीटा। एक कंपोनेंट आएगा
ये वाला एक कंपोनेंट इसका, दूसरा इसका भी एक कंपोनेंट इधर लाओगे तो ये भी आएगा बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, यानी कि ये आएगा तुम्हारा क्या चीज़, बी साइन थीटा। ठीक है, और चूंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक्स है, और ये है 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसी को हम लोग आर डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो ये आमने सामने वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को दे देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, बिंदु Q पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो यहाँ पर अगर निकालना है कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन जो कीजिएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल के कारण जो आया वो, यानी कि बी कॉस थीटा, और साउथ पोल के कारण, तो दोनों तो सेम ही आया था। तो हम क्या करें यहाँ से, नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर 2 इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और चूंकि बी मैग्नेटिक फील्ड बराबर फॉर्मूला क्या था, म्यू 0/4 पाई पोल स्ट्रेंथ बट्टा डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके अगर हम लोग वैल्यू रखें तो यहाँ से देखिए 2 और मैग्नेटिक फील्ड में म्यू 0/4 पाई और पी, और मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा डिस्टेंस चाहिए आर स्क्वायर, वो आर का वैल्यू ये है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इस टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में कॉस थीटा भी रहेगा। तो कॉस थीटा का तो वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा दिया नहीं रहता है, थीटा का वैल्यू हमें दूरी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो बताइए, दूरी के फॉर्मेट में कॉस थीटा, यानी ये अगर एंगल है तो एंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और बट्टा में क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस, आधार बट्टा में कर्ण, यही होता है कॉस थीटा। तो हम यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी उठा करके रख देंगे, 2 इंटू म्यू 0/4 पाई, काटना नहीं, बाद में जाकर के ये 2 काम आएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा P बट्टा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, और ये हो जाएगा l बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या आएगा फार्मूला, म्यू 0/4 पाई, ये P को हम एक साथ रख लेते हैं इंटू 12 के साथ। क्लियर है। और दोनों का बेस जो है देख लो बराबर है, इसका पावर टोटल का पावर हो जाएगा, इसका पावर तो 1 हो गया, इसका टोटल का पावर आधा हो जाएगा, तो बेस बराबर है तो पावर जुट जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अभी आया, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना होगा। अब फिर से यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर तो यही ना फार्मूला होता है, तो हम उसका वैल्यू रख लेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, और जो हमारा टर्म जो बचा हुआ है उसको हम लोग इसको फाइनली हल कर लेंगे। ठीक है ना, अपना रोक करके आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, है ना। तो उसको हल करने वाले हैं, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बराबर तो फार्मूला याद है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसको बोलते हैं, एक ही बात है। तो हम वहाँ से वैल्यू रखेंगे और फिर वो छोटा जो होता है वैल्यू उसको छोटा करेंगे, यानी एल जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है P इंटू 2L, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा म्यू 0/4 पाई, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, और बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। इफ़ फिर से अगर x बहुत बड़ा हो l से, देन एल स्क्वायर जो होगा वो टेंडिंग टू 0 चला जाएगा। तो जब ये 0 चला जाएगा तो इसीलिए
नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहेगा μ0/4 पाई m मैग्नेटिक मोमेंट x का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये तो 0 है ना। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा μ0/4 पाई m बट्टा में x का पावर 3। तो ये हो गया किसके कारण, इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। और आप जब एक्सियल पोजीशन पर निकाल रहे थे तो इसके आगे 2 लगा हुआ था, बात ध्यान में है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर निकाल सकते हैं। एट एनी पोजीशन पर आप लोग अपना निकाल लीजिएगा, अलग से हमको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और यहाँ तक जो हम लोगों ने बात किया है, तकरीबन जितना कुछ भी आप चर्चा किए हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिपीटेशन है, उसी का जो है दोहराव हुआ है, उसी को हमने रिपीट किया है। बात समझ में आ रहा है। तो अगले क्लास में मैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो अपना लेक्चर होगा सीरीज। तो आज का जो क्लास था यहाँ तक आप लोग अपना कवर कर लें, और फिर अगला जो क्लास होगा उसको हम अगले क्लास में बात करेंगे, और भी डिटेल में चलेगा अब, है ना। मैग्नेटिक, हालांकि ये सब भी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में ही बात किए हैं, लेकिन ये सब चीज़ एक तरह से समझ लो तो रिपीटेशन है ना। तो वहाँ से कुछ नया टॉपिक आपको देखने को मिलने लगेगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग अपना कवर कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में।